यस, वेरी गुड। ओ सीरियस स्टोरी, दांत दिखाओ एक बार। दांत नहीं है, गुड। चलो सुनते हो क्या? सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ए छोरी ध्यान दो इधर। हाँ, प्यारा प्यारा बच्चा मेरा, इतना प्यारा बच्चा है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बेटा मैंने कल बताया था कि एनबीएफसी बहुत सारी टाइप की होती है, राइट? वन विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड वन विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई। हमारे सिलेबस में क्या है? रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अच्छा, उसके बाद में हम सेकेंड स्टेप और गए। उसके बाद में मैंने बोला कि एनबीएफसी अब डिवाइड हो गई है दो पार्ट में, विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, उसमें एनबीएफसी डी डिपॉजिट टेकिंग, हाँ या नहीं? एनबीएफसी डी, और दूसरी वाली कौन सी बनी? एनबीएफसी एनडीएसआई। एनडीएसआई मतलब क्या? विच इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। कौन सी एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है? जिसका नेट एसेट कितने से ऊपर है? 500 करोड़। और दूसरी वाली एनबीएफसी अदर, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड अदर्स, यस और नो? So can I not say one is a DSI and the other one is ND, sorry, D कुछ भी नहीं, और NDSI. SI is what? Systematically important. ए रसगुल्ले बच्चों, प्रोविजन नॉर्म्स इन दोनों के लिए अलग अलग है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? प्रोविजन नॉर्म्स, ओके। बेटा बैंकिंग में मैंने आपको कुछ सिखाया था कि नहीं सिखाया था? क्या सिखाया था बताओ? प्रोविजनिंग नॉर्म्स। चलो बैंकिंग थोड़ा सा याद करते हैं। बेटा आप ध्यान दे सकते हो प्लीज? ओके। बैंकिंग में मैंने आपको सिखाया था कि अगर पैसा ओवर ड्यू हो गया, ऑफ कोर्स अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग थी, पैसा ओवर ड्यू हो गया तो 30 दिन तक, सॉरी 30 नहीं, 90 डेज तक वो पीए होता है। 90 डेज तक वो पीए, और उसके बाद क्या हो जाता है? एनपीए। कितने दिन तक? आगे एनपीए ही है, बट उसका क्लासिफिकेशन है सब स्टैंडर्ड। सो 1 ईयर तक सब स्टैंडर्ड, उसके बाद में डाउटफुल, इसके अंदर अप टू 1 ईयर, और फिर 2 to 3 ईयर्स। याद आ रहा है क्या? फिर ये डाउटफुल, ये नलायक है, और ये महानलायक लोग इधर, और उसके आगे क्या? लॉस असेट। क्या आपको ये बातें याद आती है? चलो एक बार वापस बैंकिंग को रिवाइज करते हैं। बैंकिंग के लिए मैं ये बता रहा हूं कि पहले 90 दिन तक वो क्या माना जाएगा? पीए, फिर एनपीए, बट उसमें क्लासिफिकेशन था सब स्टैंडर्ड 1 साल तक, फिर डाउटफुल आगे, और उसके बाद में लॉस असेट। अब मैं आपको बता रहा हूं एनबीएफसी। एनबीएफसी सुन रहा है ना तू? एनबीएफसी में पहले वो वाली एनबीएफसी विच इज एनबीएफसी नॉट डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। अब ऐसा कोई टर्म डिफाइंड नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। रेसिड्यूरी कैटेगरी याद है क्या? जिस पर कोई भी चीज अभी तक चेंज नहीं हुई है। मतलब क्या था कि एक था एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, और एक था एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, और बाकी के अदर्स। तो पहले मैं अगर अदर्स सिखा दूंगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अदर्स के केस में क्या है देखो, ये बाय एंड लार्ज रूल बता रहा हूं, दिस आर नॉट फाइनल रूल, बाय एंड लार्ज, क्योंकि तुमको पता होगा अलग अलग टाइप के लोन के हिसाब से अलग अलग एनपीए क्लासिफिकेशन होता है। सो पहला मैं बता रहा हूं, पूरी क्लास ध्यान से सुने। अगर आपका लोन का पैसा नहीं आया तो पहले यहां पे ड्यू हुआ, उसके बाद में 6 महीने तक वो रहता है पीए। वो क्या रहता है? पीए। उसके बाद आपका पीरियड 18 महीने तक, 18 मंथ्स तक वो बनता है सब स्टैंडर्ड। उसके बाद में क्या बनता है? सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद में बनता है डाउटफुल। मैं आगे जाऊंगा ही नहीं जब तक तुम बताओगे नहीं। पहला बताओ क्या है? 6 महीने तक क्या है? पीए। फिर 18 महीने के लिए क्या है? सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद में क्या है? डाउटफुल। और अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया पैसा नहीं आने वाला तो इट इज व्हाट? लॉस असेट। कितना प्यारा बच्चा। अब 2016 में नोटिफिकेशन आया आरबीआई का, और आरबीआई ने कहा सभी एनबीएफसी को तो नहीं, बट जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है और जो एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम
एनपीए और पीए का क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, और चेंज भी कैसे किया? एट पार विथ बैंक, एट पार विथ बैंक। और ये कैसे किया? इन अ फेज्ड मैनर। कैसे किया? फेज्ड मैनर, समझे हो तुम? ये एनबीएफसी क्या लिखूंगा? नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉट डिपॉजिट टेकिंग, बराबर है ना? एंड नॉट सिस्टमैटिक लिमिट। कोई घाई नहीं करेगा, सब लोग सुनेंगे। अब कोई घाई नहीं करेगा, मैंने बोला, सुनती रहे। फिर आई एनबीएफसी डी और एनडीएसआई। कड़ता है? घर जाके गालियां मत देना मेरे को। डी इज डिपॉजिट टेकिंग और एनडी इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एंड इन दैट एसआई सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। 2016 के पहले, बिफोर 2016, यही रूल सभी एनबीएफसी के लिए था। तो 6 महीने तक पीए, उसके बाद में 18 महीने तक सब स्टैंडर्ड, और मेरे बच्चों उसके बाद में क्या था? डाउटफुल। ये कब की बात बता रहा हूं मैं? बिफोर 2016। 2016 से अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट के तहत 31 मार्च 2016 का एज ऑन, अगर आप देखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2016, अगर बच्चा ध्यान दे रहा है तो मैं तुम्हें ट्रिक दे रहा हूं, सुनते जाइए। 16 के पहले नॉर्मल था, 16 के बाद चेंज हो रहा है। जो पीए का डेफिनेशन कितने का था? 6 महीने का, वो हर साल आगे 1-1 महीने से कम होता जाएगा। मतलब 31 मार्च 2016 के क्वेश्चन में ऐसा आना चाहिए, 5 महीने पीए, 17 नहीं, इधर 2 महीना लेस करना है, 16 मंथ सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद में डाउटफुल। मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन चेंज हो रहा है फेज्ड मैनर में। फेज्ड मैनर मतलब एक साथ नहीं बोल दिया। बैंक के लिए पीए का कितना डेफिनेशन था? 90 डेज। कैन आई नॉट से 3 मंथ? और इसके लिए कितना था? 1 ईयर। कैन आई नॉट से 12 मंथ्स? यस और नो? अब देखो मैं इसको फेज्ड मैनर में नीचे लेके आ रहा हूं, और वो कौन सी एनबीएफसी के लिए? जो डिपॉजिट टेकिंग है और जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। फिर एज ऑन 31 मार्च 2017, 1 साल आगे, ये लिमिट और कम हुई, और ये बना 4 मंथ, और ये बना 14 मंथ्स, और उसके बाद में बना डाउटफुल। बोलो भाई हाँ। उसके बाद एज ऑन 31 मार्च 18, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद में क्या? डाउटफुल। क्या आपको नहीं लग रहा कि हम बैंक के पार में आ गए हैं? हाँ या ना? तो फेज्ड मैनर में ये चीज की गई। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी हम ट्रांजिशन फेज से जा रहे हैं, बट आप तो 2019 में अभी पढ़ रहे हो मेरे साथ। बट मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा गया कि 2017 के हिसाब से क्लासिफाई करो। एक क्वेश्चन है, और वो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। 2017 के हिसाब से उसको क्लासिफाई करो पीए और एनपीए में। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, वापिस से एक बार ट्रिक समझते हैं। पहले बैंक को याद करो, बैंक का कैसा है? 3 मंथ्स या 90 डेज पीए, उसके बाद में 1 साल सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद में डाउटफुल और लॉस असेट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब दूसरी चीज क्या हो गई? एनबीएफसी में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया उसको कितने सिनारियो में? 2 सिनारियो में, 3 नहीं 2 बोलते हैं। एक एनबीएफसी डी एंड एनबीएफसी एनडीएसआई एंड अदर्स। अदर्स के लिए कोई चेंज नहीं है, मतलब जो आपने 2016 के पहले प्रोविजंस थे वही आज भी कंटिन्यूड है, और 2016 के पहले के प्रोविजन बहुत लीनियंट थे। 6 महीने तक भी पैसा ना आए तो उसको हम क्या मानते? पीए, और उसके बाद में 18 महीने 1.5 साल तक हम उसको मानते हैं डाउटफुल, और उसके बाद में भी नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, सब स्टैंडर्ड। 1.5 साल तक सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद में क्या बोलेंगे हम? डाउटफुल। डू यू ऑल अप्रिशिएट? इनको बैंक के पार लेके आना है तो सब स्टैंडर्ड का पीरियड हर साल 2-2 महीने से कम किया, और पीए का पीरियड कम किया हर साल कितने महीनों से? 1-1 महीने से। बोलो हाँ। So before 2016 it was how many months? 6 months,
As on 31st March 16, it became 5 months and how many months? 16 months. 18 का 16 हुआ. फिर as on 31st March 2017, it became how many months? 4 months. And here how many months? 14 months. And as on 31st March 2018, it became how many months? 3 months and 12 months. I hope you are getting my point. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो देखना पड़ेगा कि नहीं कौन से वर्ष के लिए पूछा जा रहा है. बोला हाँ. हाँ चलो बेटा जी ये लिख कर ले लो. यहां से लिख कर लोगे. ये थ्योरी में पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूं. इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क इफ यू गोना डू इट विथ थ्योरी.
Okay, you're all requested now to come down to question number 2 of your question bank. Question number 2 of your question bank. और लिख दो इधर, इकडे माज काढली जाते, जिनकी जिनकी माज है सब निकाली जाएगी. हाँ, मराठीत जड गेलाय का? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, अभी इजी लग रहा था ना. ये आईसीआई, वेलकम टू आईसीआई. इकडे माज काढली जाते, वाचा एकदम व्यवस्थित. और जिनको नहीं समझा माज का मीनिंग पूछ लियो अपने दोस्तों को. क्या बोलते रहे माज को हिंदी में? हाँ, क्या क्या? अच्छा, इसका भारी वाड़ा, इधर मस्ती उतारी जाती है. सो लेट्स रीड इट. भाई अब पढ़ ले. ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड, बेटा अभी प्लीज पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट है. Bright Finance Limited is a NBFC. It provides you with the following information regarding its outstanding amount. 200 lakh of which installments are overdue. बेटा पहले अमाउंट को अंडरलाइन करो, रुपीज है. हमारे जो इन अलग होपलेस, व्हाट इज सॉरी, यू नीड टू फोकस. बोल रहा हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन है, खुद डूब रहा है, इसको लेकर डूब रहा है. होपलेस. रुपीज 200 लैक्स. सो पहला अंडरलाइन कर दीजिए, रुपीज 200 लाख. ये 200 लाख रुपए जो है उनकी बुक्स में रिसीवेबल है, और इन रिसीवेबल के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी है. रिसीवेबल मतलब इट वुड बी व्हाट? डेटर्स. संतोष, अगले 10 मिनट तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्लास के बाहर प्लीज. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कर लोगे तो फिर क्या है, जो मैं करूंगा वो सही है, बात खत्म. चुपचाप बैठ के देखो. हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं. बहुत मुश्किल हो जाता है यार कभी कभी, सिर्फ फैकल्टी को अकेले कोई लड़ना होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है. सुन लो, तुम्हें समझने को ना यार, मैं उसको बाहर भेज रहा हूं, मतलब यार कुछ इंपॉर्टेंट होगा. मैं पहले ही बोल रहा हूं क्वेश्चन डिफिकल्ट है बेटा, प्लीज देख लो, और अगर एग्जाम में आए तो खाली पकड़ बैंड बजेगी. मैं बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200 लाख है. नाउ जस्ट इमेजिन अ ट्रेड डेटर्स. ट्रेड डेटर्स या रिसीवेबल, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम होंगे. दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सो ट्रेड डेटर्स कुड इंक्लूड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल व्हाटएवर. उसी तरीके से जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग 200 लाख है, वो 200 लाख कई सारे लोगों ने पैसा लिया होगा, तो उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है. ऑफ विच इंस्टॉलमेंट्स आर ओवर ड्यू ऑन 200 अकाउंट्स फॉर लास्ट 2 months. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 महीने के लिए पैसा ड्यू है 200 अकाउंट पर, और उसके अमाउंट है 40 लाख. सो बेटा अगर मैं इसको रफ में सॉल्व करूं, सो क्या मैं आपसे नहीं कह सकता कि 200 लाख का मेरा लोन है, और 200 लाख में से मुझे क्लासिफाई करना है ऐसा कुछ. एक होगा स्टैंडर्ड, एक होगा सब स्टैंडर्ड, एक होगा डाउटफुल, और एक होगा लॉस असेट. अब जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, मैं करूंगा एज ऑन 31 मार्च 17. ये डेट वहां पर लिखी हुई नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन 31 मार्च 2017 के हिसाब से. जो होशियार बच्चा है उसको इशारा काफी है कि अगर 31 मार्च 18 पूछा तो शायद फिगर्स चेंज हो सकते हैं. बट एनीवेज, पहला वाला जो हमको फिगर दिया गया 200 लाख में से, वो ये बोला जा रहा है कि 40 लाख रुपए तक की रकम ये पिछले 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है. तो 2018 हो, 2017 हो, 16 हो, हमारा यहां पर तो ये पूरा स्टैंडर्ड ही माना जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का बेयर मिनिमम लिमिट कितना है? 3 महीना. 3 महीने तक तो स्टैंडर्ड ही रहता है ना. ये कितने महीने से ओवरड्यू है? 2 महीने से. हाँ या ना? सो बेटा जी, कैन आई नॉट से 200 में से 24 लाख तो क्या है? स्टैंडर्ड है. से यस. ओ 40 लाख, आई एम सॉरी 40 लाख. 40 लाख स्टैंडर्ड है. अभी आगे बढ़ते बेटा. ऑन 24 अकाउंट्स फॉर 3 months, अमाउंट ओवर ड्यू 24 लाख.
सो बेटा अप टू 3 months इट इज स्टैंडर्ड. आई रिपीट, अप टू 3 months इट इज व्हाट? स्टैंडर्ड. सो बेटा जी नेक्स्ट अमाउंट कितनी है? 24 लाख. ये भी स्टैंडर्ड है क्या? हाँ. डू यू ऑल अप्रिशिएट? पक्का ना? सिमरन जी कितने महीने तक स्टैंडर्ड होता है? 3 महीने तक. तो मैंने अभी तक 3 महीने तक की जो भी अमाउंट मिली वो क्या माना? स्टैंडर्ड. अच्छा, अगर 2017 में याद करें तो पीरियड 3 महीने का नहीं था, कितना था? 4. और उसके आगे 14 months. तो आगे बढ़ते हैं. ऑन 10 accounts for more than 30 months, amount overdue 20 lakh. Hold on, घाई नहीं please. And on 4 accounts for more than 3 years, amount due 20 lakh already identified as substandard. इन नलायकों के पास ध्यान मत दो, इनकी वर्डिंग के पास. 3 साल से ज्यादा 4 अकाउंट में 20 लाख रुपए है, ऐसा बोला है. And 1 account of 10 lakh which has been identified as non-recoverable by management, which is called as loss account. मैंने ऊपर क्यों लाइन पर ध्यान नहीं दिया? ये एग्जामिनर ने स्क्रू अप किया है बिग टाइम. होपलेस एग्जामिनर क्या किया है देखो आगे. आउट ऑफ 10 अकाउंट्स, ये वाली लाइन, इसके बारे में चर्चा हो रही है. मतलब आपने तो तुरंत अभी क्लासिफाई कर दिया था. क्या लिखा था? ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 months. आपने यही पढ़ा था ना, अमाउंट ओवर ड्यू 20 lakhs. तो बेटा 30 महीने तक ओवर ड्यू है, तो आपने उसको क्या क्लासिफाई कर दिया था? डाउटफुल. किया था कि नहीं किया था? डाउटफुल. हाँ. बट फिर वापस उस कमीने ने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. एकेडमिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं कि ऊपर के जो 10 अकाउंट थे जिनकी टेन्योर 30 महीने के ऊपर थी, नीचे लिखा आउट ऑफ 10 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 months, 6 अकाउंट्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, अमाउंट ₹6 लाख फॉर मोर देन 14 months. अब देखा, ये वर्ड भी कॉन्ट्राडिक्टिंग है. आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, अमाउंट 6 लाख फॉर मोर देन 14 months. 14 months के ऊपर हो जाने के बाद वो सब स्टैंडर्ड नहीं होता है, डाउटफुल हो जाता है. हाँ या नहीं? और एंड अदर्स आर आइडेंटिफाइड एज अ सब स्टैंडर्ड फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 14 months. तो जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. जस्ट फोकस. ये 10 अकाउंट के पास फोकस करो, ठीक है? अब ये 10 अकाउंट की रकम कितनी है? 20 लाख. और कितने महीने तक? 30 महीने तक, ऐसा बोला है. इसी लाइन को नीचे कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है. तो मैं इधर लिखता हूं 20 लाख. 20 लाख का डिवीजन, ये हमें पहले लग रहा था कि 30 महीना है, मतलब ये डाउटफुल हो गया. क्योंकि कितने महीने का टेन्योर गया? 4 महीने का टेन्योर गया. 4 महीने के बाद में 14 महीने का भी टेन्योर गया. तो जाहिर सी बात है ये किस में कन्वर्ट हो गया? डाउटफुल. बट यहां पर फिर झोल हुआ. क्या झोल हुआ? उन्होंने नीचे बोला आउट ऑफ 10 अकाउंट्स. इसको मैं कनेक्ट करता हूं यहां पर. आउट ऑफ 10 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 months. ये लाइन ऊपर भी पड़ी थी ना, उसके बारे में नीचे बोला है 6 accounts are already identified as substandard, amount 6 lakh for more than 14 months. बेटा more than 14 months मतलब ये किसमें शिफ्ट हो गया? डाउटफुल, राइट? तो अमाउंट कितनी है? 6 लाख. सो कैन आई नॉट से 6 लाख बन गया डाउटफुल, और 14 लाख क्या बन गया? सब स्टैंडर्ड. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. For more than 14 months, and others are identified as substandard asset for a period of less than 14 months. Do you all appreciate? आगे क्या बोला? Classify the asset of the company in line with NBFC systematically important. अगर मान लो ये होता नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड अदर्स, तो ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते. ये किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब डिपॉजिट टेकिंग और एसआई दोनों के लिए. और डिपॉजिट टेकिंग रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016. सो बेटा जी कैन आई नॉट से, मेरा यहां पे 200 लाख था, 200 लाख में से सब स्टैंडर्ड बना 14, डाउटफुल बना 6. घाई नहीं, यहां तक बात हुई. अब ऊपर चलते हैं वापस. ये 10 अकाउंट के बारे में मैंने इधर से सॉल्व किया, मतलब इधर के आगे की लाइन हमने पढ़ ली. अब इधर देखते हैं. एंड ऑन 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 3 years, अमाउंट ओवर ड्यू 20 लाख ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड. सो क्या बेटा मैं बोल सकता हूं क्या ये 20 लाख भी डाउटफुल में ऐड होंगे? से यस और नो? क्योंकि बेटा जी लॉस एसेट तब तक नहीं बोलते जब तक मैनेजमेंट या ऑडिटर उस पर स्टैंप नहीं लगा देता कि ये डाउटफुल लॉस है. तब तक वो क्या रहेगा? द वर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट? डाउटफुल. आगे क्या है?
and one account of 10 lakh which has been identified as non recoverable by management, ये कितना हो जाएगा? 10 लाख. ये 10 लाख क्या माना जाएगा? लॉस असेट. इंटरेस्टिंग सिनारियो तो पांडे जी अब है, कैलकुलेटर पर लीजिए. 200 माइनस 40 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 20 माइनस 10. मां कसम 86 के बारे में कुछ बोला ही नहीं. क्या है 86? आपको क्या लगता है क्या है? बिल्कुल सही, वो स्टैंडर्ड ही है. ऐसा नहीं बोलने का कि वो सब स्टैंडर्ड बने. कम ऑन, बी लिटिल लॉजिकल, कॉमन सेंस लगाओ. अगर वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते बाकी के एसेट के तो दे देते, बट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है मतलब वो क्या है? स्टैंडर्ड. सो ऐसी कितनी रकम है बेटा जी? 86 लाख. इज दैट ओके? ये क्वेश्चन क्या है पहले एक बार ब्रीफ में समझते हैं. इसमें आपको एक रकम दी गई है 200 लाख. 200 लाख को जिन्होंने लिया वो बहुत अलग अलग लोग हैं. उन लोगों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 17. एग्जाम में ये प्रॉब्लम 31 मार्च 18 की भी आ सकती है. 2017 की जो प्रॉब्लम आई है उसके हिसाब से मैं आपको टेन्योर थोड़ा सा विजुअलाइज करा दूं. पहले 4 मंथ स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद में 14 मंथ्स सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद में डाउटफुल. और अगर मैनेजमेंट या ऑडिटर स्टैम्प कर दे कि ये क्या है? लॉस, तब जाके हम उसको क्या मानेंगे? लॉस असेट. तो क्वेश्चन को अगर हम दोबारा एक और बार पढ़ेंगे तो कुछ चीजें पता चलती है हमें. क्या क्या? अब बेटा मुझे पूरी क्लास का सहयोग चाहिएगा, क्योंकि बेटा मैं अपेक्षा रख रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ये किसी भी लेवल पर आ सकता है. 2018 के लिए आ सकता है, 17 के लिए आ सकता है. और अगर आया और अगर तुमको टेन्योर बराबर से नहीं पता होगी तो तुम पेन भी नहीं उठा पाओगे. और आप देखना इसका आंसर लिखने के लिए महज आपको 2 मिनट लगेंगे, बट इसको दिमाग लगाकर सॉल्व करने के बाद में आप इसको आगे ले जाओगे. ऐसे 10 क्वेश्चन भी करोगे मैकेनिकल तरीके से तो भी समझ में नहीं आएगा. इसके लिए लॉजिक रहना जरूरी है. सो कैन वी प्लीज चेक? बेटा वापिस से पढ़ते. ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. इट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग 200 lakhs. 200 लाख है क्या? इसके आगे ऑफ विच इंस्टॉलमेंट्स आर ओवर ड्यू ऑन 200 अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स? लास्ट 2 मंथ्स. अपने दिल से पूछो कि जो अमाउंट है ये 40 लाख, ये क्या है? स्टैंडर्ड. 2017 के हिसाब से कितने महीने तक स्टैंडर्ड होती है? आवाज नहीं आ रही यार. 4 महीने. 2018 के लिए कितना? 3 महीने. हम ये किसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं? 17. 2016 होता तो कितना होता? कितना? 5 मंथ. और 16 के पहले 6 महीने. आगे बढ़ते. ऑन 24 अकाउंट्स फॉर 3 मंथ्स अमाउंट ओवर ड्यू 24 लाख. बेटा 3 महीने तक तो क्या होता है? पीए स्टैंडर्ड. हाँ या नहीं? तो बेटा जी क्या ये 24 लाख और ये 40 लाख पीए पीए है क्या? फिर ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स. बेटा प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? इसमें एग्जामिनर ने खुद को नीचे जाकर वापस कॉन्ट्राडिक्ट किया है. उन्होंने बोलते हुए क्या बोला? 10 अकाउंट ऐसे मोर देन 30 मंथ्स, अमाउंट 20 लाख है, बट नीचे जाके क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया कि इन 10 अकाउंट में से ये इधर कितने ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 3 मंथ्स 30 मंथ्स? 6 अकाउंट्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, अमाउंट 6 लाख फॉर मोर देन 14 मंथ्स. प्रश्न सिर्फ इतना है पांडे जी कि जो मोर देन 14 मंथ्स है वो कहां पे क्लासिफाई हो गए? डाउटफुल में. सो यहां से कितनी रकम चली जाएगी? 6 लाख डाउटफुल में. एग्रीड? तो बेटा अदर्स आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर लेस देन 14 मंथ्स. सो बचा हुआ कितनी अमाउंट है? 6 लाख है और टोटल अमाउंट कितनी है? 20 लाख थी ना इसकी अमाउंट. अब ये 20 लाख की अमाउंट इधर दी है नालायकों ने. अरे हाँ नहीं, 20 लाख की अमाउंट ऊपर दी है और उसके बाद में 6 लाख की अमाउंट उसमें से क्या है? डाउटफुल. सो 14 लाख क्या है? 14 लाख क्या है? पूरी क्लास सब स्टैंडर्ड बराबर. मेजर नहीं समझा. कितनी अमाउंट है वो अकाउंट्स की? 20 लाख. उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि नीचे जाकर? 14 मंथ्स तक के अमाउंट कितनी है? तो 14 मंथ्स एंड अबव एक्सीडिंग 14 मंथ 6 लाख. वो क्या है? डाउटफुल. और उसके पहले के क्या है? सब स्टैंडर्ड. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. और उसके बाद में मेरे रसगुल्ले बच्चों यहां तक तो पढ़ लिया हमने. एंड ऑन 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन
3 years, amount overdue how much? 20 lakh, already identified as substandard asset. मैं आपसे पूछना चाहूंगा वापिस, ये क्या है 20 लाख रुपए? ये 20 लाख क्या है? डाउटफुल. ये समझ आता है ना? And one account of 10 lakh which has been identified non-recoverable by management. इसको क्या बोलेंगे? लॉस. नॉन रिकवरेबल मतलब अब उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो लॉस असेट. से यस. सो बेटा जी जब हमने ये चार्ट बनाया तो इस तरीके से, बट फिर भी टैली नहीं हो रहा है, तो 86 लाख क्या आया? बैलेंसिंग फिगर. मैं पूरी क्लास को वापस विनती करूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि मेरी ऐसी अपेक्षा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. कहाँ मोर देन 14 मंथ से गुंडू? एक सेकेंड. हाँ तो डाउटफुली तो पकड़ा है. उधर जो वर्डिंग है उसके ऊपर मत ध्यान दे, तू टेन्योर जो दिया है तो उसके ऊपर ध्यान दे. ये बच्चों एक बार लास्ट बार बता दो, 14 मंथ्स के ऊपर हो गया क्या मानेंगे? पक्का? 14 मंथ्स से क्या होएगा? सब स्टैंडर्ड. उसके आगे क्या माने जाएंगे? डाउटफुल. ठीक है. थैंक यू. अभी एक काम करो, ये एक बार रफ में लिख कर ले लो, फिर इसका आंसर हम लिखेंगे. ठीक है? एक बार रफ में लिख कर ले लो, फिर इसका आंसर फेयर में लिखेंगे. बोलो. हाँ संतोष. ए संतोष, गया क्या हो? ए सोलापुर लिखा गया? पीछे वाली सोलापुर. ठीक है, फिर चलो अभी शुरू करते हैं आंसर. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हाँ आ जाओ आ जाओ प्रतीक आ जाओ. क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? गए हो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. घर में तुम छोटे थे तब याद है ना तुमको क्या बोलते थे? बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो अगली बार से लेकर नहीं जाएंगे. हाँ हमें तो बहुत रेगुलरली बोला जाता था. यस, हियर आर वी. इसका आंसर लिखना शुरू करें. पहला हेडिंग आएगा स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन एज पर. स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन एज पर एनबीएफसी. सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट. नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 लिखा हुआ है, लिखते रहो. तुम थोड़े से लिखते लिखते थोड़े से काम कम कर दो तो जल्दी हो जाएगा. हाँ गुड़ी, जोर से बोल. क्या लिख रहा है? डायरेक्शन 2016 क्या है? वो नोटिफिकेशन का नेम है बेटा. जैसे कंपनीज एक्ट 2013, तो उस साल में वो एक्ट आई थी, वैसे ही ये नोटिफिकेशंस मैंने बताया था ना 2016 में आए थे. इसके वजह से तू इंडिया का, फिर भी तू बेकार है एकदम. समझा? बाबू लिखना चालू कर. नहीं नहीं नहीं, मैं उसको बोल. नालायक लिखना चालू कर, याद रख लियो. अच्छा मैं अभी रुकूंगा नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूँ. एंड आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इवन अ सिंगल क्वेरी. वो लास्ट में हंसते जा रहे हो तुम नालायक. नॉट इवन अ सिंगल क्वेरी आई एम गोइंग टू हैंडल नाउ. कौन सी कि मेरे को टाइम नहीं दिया? आई विल गो बाय माई स्पीड.
उसके अंदर स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट, अकाउंट्स बैलेंसिंग फिगर, ये लास्ट में आएगा जो आपने निकाला था 86। अकाउंट्स बैलेंसिंग फिगर 200 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 2 months। इसके ऊपर रकम थी 40 लाख, 40 लाख, और ये स्टैंडर्ड था। Okay, then my dear friends, you have got 24 accounts overdue for a period of 3 months. It was 24 lakhs. थोड़ा सा क्या करूं, कर दिया ना बेटा। सब स्टैंडर्ड एसेट, सबस्टैंडर्ड एसेट, 4 अकाउंट्स आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड, वो डायरेक्टली आएगा बेटा 14। 14 लिया था अगर आपको याद होगा तो, 6 को डाउटफुल में डाला था और 14 को डाला था सबस्टैंडर्ड में। आज जितना एनबीएफसी खत्म होगा, ठीक नहीं हुआ वो आपका है, रूल क्लियर है अभी। कल से मैं स्टैंडर्ड ही शुरू करूंगा। आज जितना हो जाए वो ठीक, बाकी का आपका है। और एक और बार डिस्टर्ब किया तो एनबीएफसी जहां पर रुका वहीं पे छोड़ दूंगा। और टेस्ट करना है तो चेक कर लो। Six accounts identified as substandard for a period of more than 14 months. यह अमाउंट है 6, इसको डाउटफुल क्लासिफाई करेंगे। इसको डाउटफुल क्लासिफाई करेंगे। संतोष, ये एसी बंद कर बेटा। ये अपनी बात हुई थी बेटा, 10 अकाउंट थे, उनमें से 4 अकाउंट ये सबस्टैंडर्ड में जाएंगे, बात हुई थी अपनी, वो बैलेंसिंग फिगर था। और 6 के बारे में बताया गया था कि ये ड्यू फॉर मोर देन 14 मंथ्स है, तो इसको हमने क्या माना था, डाउटफुल। 4 अकाउंट्स आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 3 years। अगर आपको याद होगा तो ये 20 लाख था। मैनेजमेंट ने कुछ लॉस असेट भी आइडेंटिफाई करके रखी थी, 10। इसकी टोटल हो जानी चाहिए बेटा, टोटल 200। इसकी टोटल हो जानी चाहिए 200, यस और नो। बट अगर 200 टोटल करनी है हमें
तो हमें कुछ बैलेंसिंग फिगर ऊपर निकालना पड़ेगा। And once we have got this 200 का figure, then you need to calculate this as a balancing figure. Believe me, ये अगर आप घर पर इस फॉर्मेट में करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में, तो इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट। सो घर पर करने का सीधा सिंपल तरीका बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया पहले 200 लाख का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, उसके बेसिस पर करना। तो यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 86 और ये टोटल आता है 150, विच इज क्लासिफाइड एज व्हाट, स्टैंडर्ड। लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। And this question can also be suitably modified for 2018. For that you need to be aware about those number lines which I have explained you. उसमें ट्रिक एकदम सिंपल बता दी, बैंक के एट पार लेके आना है और क्या करना है, 2016 से एक एक साल कम करना है। पहला था 6 महीना, फिर हुआ 5 महीना, फिर हुआ 4 महीना और फिर हुआ 3 महीना। 31 मार्च 2018 के दिन वो कितने महीने, 3 महीने, और उसके आगे कितने महीने, 12 महीने, और उसके आगे क्या होता है, डाउटफुल। Do you all appreciate? Yes. So I hope you will be doing it really well. ये क्वेश्चन के साथ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नमिता अगर लिखती तो ज्यादा अच्छा लगता बेटा, फिर फोटो क्यों निकाला? That means you have not written. You should have written it appropriately. I am clear on my instruction. मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि लास्ट फ्यू डेज में मैं आपको चिल्लाऊं, बट समझो यार इंपॉर्टेंट है पार्ट, क्योंकि अगर आ गया एग्जाम में तो खाली पुकर डूबेंगे और मेरे साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। करो यार मस्ती, बट यार जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पर करो यार प्लीज, नहीं तो मत आया करो क्लास में, मत मस्ती किया करो, बाहर जो करना है वो किया करो, क्लास में आके मत किया करो। शैल वी गो अहेड नाउ? हाँ, अभी कोई नाराज होने की बात नहीं है, ध्यान दो अभी इधर, और स्माइल के साथ ही। तुम्हें सबको पता है कि मैं कुछ ऐसा करने वाला नहीं हूं, बट डराना जरूरी है। हाँ सुना अभी, डरे नहीं तुम, डराऊं? मत 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 टेस्ट कर मेरे को। बच्चों बात ये चल रही है अभी कि बैंक में आप क्या किया करते थे जब असेट क्लासिफाई हो जाती, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, या फॉर दैट मैटर यू नो डाउटफुल, तो करते क्या थे फिर? प्रोविजन। बिल्कुल सही। एनबीएफसी में भी आपको प्रोविजन करने होंगे, एनबीएफसी में भी आपको क्या क्रिएट करना होगा? प्रोविजन। और ये प्रोविजन नॉर्म्स भी अलग अलग है। किसके लिए? ईयर वाइज। अगर आपको याद होगा तो बैंक में हमारे प्रोविजनिंग नॉर्म्स कितने थे? अगर मैं कहूं कि स्टैंडर्ड एसेट है तो कितना था? 0.4। सब स्टैंडर्ड के लिए कितना? 15%। और सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल में होता था सिक्योर्ड, सिक्योर्ड के लिए था 25 अप टू 1 ईयर, 2 to 3 years 40, और फिर कितना? 100%। सेम लॉजिक से उन्होंने किसको भी लेके आ गए? एनबीएफसी। सो पहले मैं बैंक का लिखता हूं 0.4 स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद में कितना? 15 सब स्टैंडर्ड, फिर 25, फिर 40, फिर 100। ये बैंक के लिए था। ये था स्टैंडर्ड, ये था सब स्टैंडर्ड, ये था डाउटफुल 1 to 2 years या 1 year, अप टू 1 year, और ये 1 to 3 years मतलब बीच के 2 साल, और ये कौन सा? लॉस या मोर देन 3 years। हाँ या ना? बेटा एनबीएफसी के लिए कैसे डिवाइड हो गया? पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी। एनबीएफसी के लिए कैसे डिफाइन हो गया? ध्यान से सुनो। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज एनबीएफसी डी एंड एनडीएसआई, और बाकी की एनबीएफसी, बाकी के एनबीएफसी क्या बोलेंगे उसको? अदर्स, नॉन डिपॉजिट टेकिंग अदर्स। यस और नो? प्लीज फोकस वेरी केयरफुली। इनमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। चेंज इधर है, और वो भी कैसे? बिफोर 2016, as on 31st March 16, as on 31st March 17, and as on 31st March 18. Say yes. इसके लिए भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक कैसे याद रखना सुनिए। चेंज सिर्फ स्टैंडर्ड में है,
चेंज सिर्फ स्टैंडर्ड में, मतलब चेंज के लिए हमको कैसे देखना पड़ेगा, बिफोर 31st मार्च 16, फिर एज ऑन 31st मार्च 16, फिर एज ऑन 31st मार्च 17, फिर एज ऑन 31st मार्च 18। 18 के दिन स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए 0.4। पहले था 0.25, फिर था 0.30, फिर था 0.35 और फिर हो गया 0.40। मतलब इस समय था 0.25, फिर हो गया 0.30, फिर हो गया 0.35 और फिर हो गया 0.40। समझ रहे हो क्या? मतलब बिफोर 2016 इट वाज 0.25। यहां पर प्रोविजनिंग नॉर्म्स बढ़ते आ रहे हैं। कितने परसेंट से बढ़ाते आ रहे हैं हम? 0.05% से बेसिस से बढ़ाते जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा देर रुक जाओ, लिखो मत। 90% आई एम श्योर, बट एक बार रेफर कर लेंगे टेक्स्ट को, ठीक है? हाँ, उसके बाद स्टैंडर्ड के बाद आपका क्या आया? सब स्टैंडर्ड, और फिर क्या आया? डाउटफुल, और फिर क्या आएगा? लॉस। तो मुझे आपको यह बताना, चेंज इस जगह पे है, सिर्फ चेंज सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट में, और इधर स्टैंडर्ड का कितना है? 0.25, और बाकी के सारे सेम है। देयर इज नो चेंज इन दिस एरिया, और इस एरिया में भी चेंज हो सकता है आने वाले समय में। समझे क्या? पहले मुझे बता दो क्या है प्रोविजनिंग नॉर्म्स। कैसे है बेटा? देखो, अगर फिगर याद नहीं रहे तो मार्क्स जाएंगे, और तुमको यह पता है कि अब तुमको जो एनपीए के प्रोविजन याद करना है, बैंक के लिए करना है, एनबीएफसी के लिए करना है, और एनबीएफसी के लिए फेज्ड मैनर में करना है। जबरदस्ती 5 मार्क का झोल नहीं करके आएंगे यार, एकदम इजी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के मार्क्स मिलने वाले हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है बस इतना पता होना चाहिए। सो कैन आई अगेन आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास कि एनबीएफसी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। वन इज व्हाट? एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, और दूसरा कौन सा है? एनबीएफसी नॉट डिपॉजिट टेकिंग एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड अदर्स। मैंने कहा स्टैंडर्ड एसेट में झोल है। स्टैंडर्ड एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है ये हमने पहले प्रॉब्लम नंबर 2 और इसके पहले हमने ये सीखा। फिर उसके बाद में उसके परसेंटेज अभी मैं आपको बता रहा हूं। 2016 के पहले रेट थी 0.25, फिर बनी 0.35 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 0.35, फिर 0.40 एज ऑन 31 मार्च 18। डू यू ऑल अप्रिशिएट? उसके आगे के रेट्स अभी आपको बताने। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू वेरी सिंसियरली चेक दिस रेट। You are all expected to be there on page number 10. You are all expected to be there on page number 10. और मैं ये याद कराए बिना आगे जाऊंगा नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास। लॉस असेट बैंक में कितना होता था? लॉस असेट बैंक में कितना होता था? 100%। डाउटफुल असेट अनसिक्योर्ड पोर्शन बैंक में कितना होता था? 100%। याद आ रहा है क्या? मतलब ये चीजें तो सिंपल है। अरे हाँ नहीं, अब नीचे से आइए। स्टैंडर्ड, नीचे नेक्स्ट पेज, स्टैंडर्ड एसेट। एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शन रूल 2016। इन्होंने जो रिलेवेंट है वही दिया है, क्योंकि पूछेंगे 2016 का कौन पूछेगा। मैंने कहा था कि 2016 का कितना था? 0.30, और उसके पहले कितना था? 0.25। तो आप चेक कर लीजिए 0.35 बाय द एंड ऑफ मार्च 17। मैंने पूरा डिटेल में बताया था। पहले 0.25, फिर 5 से बढ़ा 0.30, फिर 0.35 और फिर 0.40। आपके एग्जाम में ज्यादातर रिलेवेंट 17 या 18 होना चाहिए, बट अगर मान लो 16 का पूछा तो भी आंसर आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लवली पीपल, ये है 0.25। 0.25 कौन सा है? एनबीएफसी नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, उसके लिए कितना है? 0.25%। मैं आगे जाऊंगा नहीं, बताओ कितना है? दोनों के लिए पूछूं? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट ईयर वाइज बताओ, बिफोर 2016 0.25 स्टैंडर्ड के लिए। अच्छा, फिर एज ऑन 31 मार्च 16 0.30, 31 मार्च 17 0.35, 31 मार्च 18
0.40. डू ऑल अप्रिशिएट? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर कोई सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, तो उसके लिए रूल चेंज हुए क्या? नहीं, छोटी मोटी एनबीएफसी को छोड़ दिया. क्या है? 0.25. अच्छा, लॉस असेट 100%. अरे किया था ना लॉस असेट, बैंक में भी 100%, इधर भी कितना है? 100%. लॉस असेट. अच्छा, डाउटफुल अनसिक्योर्ड पोर्शन 100%. डन. अच्छा, बाकी के केसेस में बैंक के और ये रेट मैच नहीं होंगे. बैंक के और ये रेट मैच नहीं होंगे. कौन से है? अभी तक हमने स्टैंडर्ड देख लिया, डाउटफुल अनसिक्योर्ड देख लिया, लॉस देख लिया, इसके मैच हो गए, राइट? 2018 में मैच हो रहे. बट जो सब स्टैंडर्ड है उसके रेट मैच नहीं होंगे, और डाउटफुल सिक्योर्ड पोर्शन है उसके भी रेट मैच नहीं होंगे. प्लीज चेक करो. पहला वाला पढ़िए, सब स्टैंडर्ड 10%. बैंक में ये रेट हुआ करती थी 15%. बैंक में ये रेट हुआ करती थी 15%. याद आ रहा है क्या? और सिक्योर्ड पोर्शन किसका? डाउटफुल का सिक्योर्ड पोर्शन. अगर आपको याद होगा तो 25, 40, 100 ऐसा बैंक में हुआ करता था. अप टू 1 ईयर डाउटफुल 25, उसके बाद में 2 to 3 years 40, और उसके बाद में कितना है? 100. बट यहां पर ऐसा नहीं है. 1 साल तक 20, ये 25 होता था वहां पे. 1 to 3 years 30, वहां पे 40 होता था. और मोर देन 3 years वहां पे 100, यहां पर 50% है. से यस, रेट याद करने पड़ेंगे पांडे जी. हैप्सी? ठीक है, मैं नहीं समझा. तुम्हारे पास अगले 10 सेकेंड है, रेट याद कर लो, माइक घूमेगा भी. खत्म हो गई बेटा वो भी. कुछ नहीं, नथिंग. नहीं, आई डोंट नो. मैंने तुझे बोला ही नहीं. ठीक है, यर आर वी पूछूं? आज देखो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार रिवाइज करते हैं. जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर कोई एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या एनपीए क्लासिफिकेशन का तरीका चेंज हुआ है क्या? हाँ, तो उसके लिए गाइडलाइन क्या थी? 6 महीना, 18 महीने और उसके आगे डाउटफुल. अब 6 महीने की जगह पहले हुआ 5, 4, 3, और इधर कितना हुआ? 18, 16, 14, 12 एट पार विद बैंक आ गया क्लासिफिकेशन. तो भी अब प्रोविजनिंग भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी. अब जब प्रोविजनिंग नॉर्म करना है तो मैंने बताया कि 2 तरीके की एंटिटीज है, एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और एक नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, और एक डिपॉजिट टेकिंग वाली होती. मैं इसको आपको और इजी तरीके से लिखकर बताता हूं. अच्छा, इधर देख लेंगे क्या? एनबीएफसी अदर्स, ये मैंने किया था आपके लिए क्लासिफिकेशन. एग्रीड? अब सब स्टैंडर्ड के लिए इधर रेट कितनी थी? 10. अबे वो नहीं. और इधर भी कितनी है? 10. ये किसके लिए? एनबीएफसी एंड अदर्स. फिर डाउटफुल के लिए अप टू, अच्छा पहले लिखते हैं अनसिक्योर्ड, नहीं ठीक है सिक्योर्ड लिखते हैं. सिक्योर्ड कितने साल? 1 to, अच्छा अप टू 1 ईयर कितना लिख देंगे? इधर 20, इधर भी 20. फिर 1 to 3 years कितना है? 30. इधर भी कितना है? 30. मोर देन 3 years कितना बोल रहे हो? 50. ये क्या है? सिक्योर्ड है क्या? इधर लिखूंगा अनसिक्योर्ड. कितना है? 100. और इधर लिखेंगे लॉस असेट 100 और 100. से यस, एक अच्छे होनहार बच्चे ने इसको ऑटोमेटिकली कंपेयर कर लेना चाहिए बैंक के लिए भी. सो क्यों हम देरी करते? बैंक के लिए भी समझ लेंगे. अभी किसके लिए देखा था? एनबीएफसी के लिए ना. एक और लाइन यहां पर रेड कलर में मैं लिख रहा हूं बैंक के लिए, ताकि एक ही चार्ट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा. ये मैंने लिख दिया बैंक. बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड है तो 0.4.
उसके आगे और डेट वाइज कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। दूसरा, सब स्टैंडर्ड के लिए 15%, राइट। दो है उसमें, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, बट अभी के लिए मैं सिर्फ सब स्टैंडर्ड के एंगल से देख रहा हूं, सिक्योर्ड पोर्शन। डाउटफुल सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर, उधर कितना था 25, और ये कितना था 40, और ये कितना था 100, और ये 100, और ये 100। से यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू राइट इट डाउन। 5 मार्क आपके हाथ के हैं, जाने नहीं चाहिए। चार्ट बना लीजिए। मैं मेरे समय के हिसाब से ही रुकूंगा। हो गया। सो बेटा जी, पहले मैंने आपको सिखाया कि व्हाट इज पीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, इस पे पूरा क्लासिफिकेशन बताया, लॉस असेट ये सब देखा। फिर सेकंड स्टेप पर देखा उसका प्रोविजन कितना होता है। सो बेटा जी, अभी वो समय आ ही गया है कि हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना पड़ेगा। सो यू ऑल बी रेडी विथ क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3। Yes, are you ready? Here we go.
नको ना आवाज करो बेटा प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है, सुन लिया करो कभी। चलो अब मैं इधर आपके लिए क्लासिफाई करता हूं पहले। अगर मुझे 31 मार्च 17 के हिसाब से करना रहा तो कितना, 31 मार्च 18 के हिसाब से करना रहा तो कितना, और उसके अंदर भी दो, मैं लिख दूंगा डी एंड एस आई और इधर लिख दूंगा एनडी, डी एंड एस आई और इधर लिख दूंगा एनडी। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज निकालेंगे। स्टैंडर्ड असेट का परसेंटेज चेंज है, स्टैंडर्ड असेट का परसेंटेज चेंज है 2017 के हिसाब से कितना होना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं आपका आवाज सुनने के लिए। आवाज नहीं आ रहा है, 0.40 लिख दूं क्या, पॉइंट। अच्छा एनडी के लिए कितना लिखूं, उनमें चेंज हुआ है क्या कोई, पॉइंट। अच्छा 31 मार्च 18 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 0.4, और एनडी के लिए कितना है 0.25। टेक्निकली ओनली इन दिस एरिया देयर इज अ चेंज, यस और नो, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। चलो अभी पूछता हूं, सब स्टैंडर्ड एसेट 10 10 10 10, secured portion of doubtful debts up to 1 year 20 20 20 20, 1 to 3 years 30 30 30 30, 50 50 50 50, 100 100। माज एवढी आहे ना, खूप माज आहे, समझ में आ गया क्या, यस खूप माज है। पण अभी क्या करोगे, इनको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, से यस और नो। अच्छा आपको कौन से ईयर के लिए पूछा, 31 मार्च 17। सो बेटा जी आपको ये वाले परसेंटेज अप्लाई करने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। और ये अप्लाई किसके लिए करना है बेटा, दोनों के पूछे, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, राइट, जिनका चेंज नहीं हुआ है, और दूसरा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शन रूल 2016 व्हाटएवर, हाँ या ना। चलो एक बार अमाउंट तो निकाल कर बताओ, 31 मार्च 16 के इधर डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनडीएसआई करो 16800 इंटू 0.35%, क्या बोल रही तू, 50, मां पागल हो गई क्या, इसका परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा, पीके ही क्या बैंकिंग में, कहां से आ गई तेरी रू कापी नहीं, 16,800 का 5,000 का प्रोविजन करेगी, 1/3 राइट ऑफ, कैसा एनबीएफसी चलाएगी छोरी, सीए बन रही गाय छाप। मतलब मेरे को तो लिखते हुए थर 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 हाथ कांप रहा है मेरा, क्या बोल रही है ये छोरी, प्रोविजन करो बिंदास, जो मुंह में आए वो 16,800 उड़ा दो, 5,500 रुपए, कैसे फटीचर लोग आए भगवान जाने। 16,800 इंटू 0.35%, 58.8, और 16,800 का इंटू 0.25% 42। अच्छा 1340 का 10%, 134 134, 20%, 32 32 64 64 64, 90 का 30 मतलब 27 27, 15 15, 97 97, 48 48। ये क्या हुआ अभी, टोटल लो, टोटल 58.8 प्लस 134, 64 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 97 प्लस 48, 443.8, और इसका कितना आ जाएगा बेटा, 427। मैडम परसेंटेज अप्लाई करने का, समझे गायचा, मतलब तू इस केस में जो 1340 है उसका तो 10 टाइम्स, मतलब जितनी अमाउंट है उससे ज्यादा प्रोविजन, वाह 13,400। चले गया अभी आगे है,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी सेवा में। बेटा ऊपर बराबर लिखना। ये हम किसका कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड। आई एम सेइंग बी क्विक। Calculation of provision required as on 31st March 17. भाई बहुत स्लो कर रहा है यार, कर जल्दी से। पेन को उठाने में इतना टाइम लग गया तेरे को। Calculation of provision required as on 31st March 17 as per NBFC non-systematically important, non-deposit taking, Reserve Bank Direction 2016। घर में एक आध दिन तो ये रूल्स याद करने में लग जाएंगे। नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। अब मुझे आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे समझ में आ गया भांग पी के आए हो आज। करते रहो बेटा। ये क्वेश्चन से ही कॉपी करना है, इसीलिए मैं तुरंत कॉपी कर रहा हूं। ये क्वेश्चन से कॉपी करना है। कोई 1 मिनट नहीं, नलायक हो तुम। देख लो क्वेश्चन में है कि नहीं है अमाउंट। हो गया गुंडू? वेरी गुड बेटा। सो यू हैव गॉट स्टैंडर्ड एसेट, देन यू हैव गॉट सबस्टैंडर्ड, secured portion of doubtful debts up to 1 year, 1 to 3 years, more than 3 years, unsecured portion of doubtful debts, and lovely Rasgulla, it is loss asset. परसेंटेज लिख दो रे भाई, एक बार रिवाइज कर लेते। कितना परसेंटेज आएगा बेटा 2017 के केस में? 0.35। नहीं बेटा, ये कौन सा है, गलती से होगी। ये नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। ऊपर बराबर पढ़ो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 0.25। हाँ है ना? और बाकी के केस में जो परसेंटेज आपसे बात हुई थी वही है। मल्टीप्लाई कर दो और अमाउंट निकाल दो। हो गया?
वेरी गुड बेटा. वेरी गुड, वेरी गुड. आवाज नको बेटा. नाउ यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू प्लीज टेक अप द टोटल ऑफ दिस. कितने का प्रोविजन हो रहा है? 427 है कि नहीं? चलो अभी दूसरे इसका निकालते हैं. कौन सा आएगा उसका रूल? कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 मार्च 17 एज पर एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड डिपॉजिट टेकिंग, दोनों वाले. सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग दोनों. रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 एंड दे आर ईयर. इसकी हेडिंग ये रही. पहले ये लिख दो और फिर यहां तक मैंने क्वेश्चन से ही छापा है. लिखो, जल्दी लिखो बेटा. परसेंटेज आप ही कैलकुलेट करके बताना मुझे. अच्छा, एक ही तो परसेंटेज चेंज होना है. कौन सा? 0.35. हाँ बेटा, बस भगवान से प्रार्थना कर, बना ही देंगे तुझे. गाय बकरियों को चराते रहना फिर. 0.35, 10, 20, 30, 50, 100, 100. अच्छा, अगर मान लो 0.35 की जगह आपने 0.25 लिखा या और कोई परसेंटेज लिखा, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मार्क्स कि मेरे बाकी के सही है, बाकी के लिए मार्क्स नहीं देंगे. अगर पेपर करेक्शन स्ट्रिक्टली चेक किया, दे आर नॉट गोइंग टू गिव द मार्क्स फॉर दैट, क्योंकि कोर चीजें आपको पता नहीं है. और प्रोविजन की अमाउंट ये होनी चाहिए, कितनी है? आवाज नहीं आ रही यार. 443, 443.8. ओके. जिन बच्चों का हो जाए, नहीं मैं क्यों वेट करे, तुम अलग टाइम पास कर रहे हो. पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है. पेज नंबर 21 पर नवंबर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है. जिन बच्चों का हो जाए, बाकी के लोग कॉपी करते रहो.
हाँ बेटा, फोर्थ बेटा, पेज नंबर 21 पर माई करियर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 इज नवंबर 18 क्वेश्चन। उसमें डेट बस ध्यान से पढ़ना। Can we go to that question? Have you all done? All right, so please come down to that question. और ये क्वेश्चन हमको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है ओरली। बेटा पूरे के पूरे मार्क्स आपके हाथ के, ध्यान से करिए। While closing its books of accounts as on 31st March 18, the keyword is 18. A NBFC company has its advances classified as follows. मैं इसको डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में। एक क्या, NBFC D&SI और NBFC ND and NSI, not systematically important. नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड आएगा, एंड नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। पहले स्टैंडर्ड का मुझे बताओ, डिपॉजिट टेकिंग और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का कितना परसेंटेज है? 0.4%। सब स्टैंडर्ड, आवाज नहीं आ रही यार, 10%। फिर अप टू 1 ईयर 20, अप टू 3 इयर्स 30, मोर देन 3 इयर्स 50, 100 and 100, and this will lead to what? 0.40 या point, आवाज नहीं आ रही यार, to 5%, and this will be 10, 20, 30, 50 and 100 and 100%. Do you all appreciate? Yes. इधर मार्च 18 इंपॉर्टेंट था। क्या क्या प्रोविजन आ रहा है कोई बता सकते हैं? फर्स्ट वाले का कितना आएगा? कितना आ रहा है? 73, 73.6 इसका आंसर बता रहे बच्चे। और दूसरे वाले का आंसर कितना? अच्छा टोटल बता रहे हैं नलायक, 439.6। दूसरे वाले का 412, परफेक्ट 412 है। यस, 412 का प्रोविजन टोटल लेकर आपको करना है, मल्टीप्लाई कर टोटल लेनी है। एग्रीड? Now with this, you are all now invited to the last part of the story. And what is this last part of the story? ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरी क्लास। क्या हो बेटा? जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। लिखिए हेडिंग, एडिशनल प्रोविजन। एडिशनल प्रोविजन। Are you ready? Additional provision. See, ICI is very talented, very sharp. उन्होंने, मैंने पहले ही बोला था कि इस टॉपिक पर आपको कमांड बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ना हमने एनबीएफसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है, ना हमने एनबीएफसी के वैरायटीज को देखा है, क्योंकि एनबीएफसी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। तो वैसे ही उन्होंने ये एक और चीज समझाने की कोशिश की कि बैंक का काम क्या है? लोन देना। वहां के रिस्क फैक्टर सिंपल है, लोन के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करो। बट एनबीएफसी में जो आपने डाउटफुल, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, इन सभी के ऊपर प्रोविजन बनाया, इसके अलावा एडिशनल प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ द एनबीएफसी। डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ द एनबीएफसी। उसमें से एक टाइप होती है लीजिंग वाली, जो लीज आउट करती है असेट को। ईएमआई पर नहीं बेचते क्या एनबीएफसी? ईएमआई पर जो बेचते हैं उनके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है एडिशनल प्रोविजन का। मतलब नॉर्मल तो रहेगा ही, उसके ओवर एंड अबव यू विल हैव टू क्रिएट व्हाट? एडिशनल प्रोविजन।
हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये क्यों दिमाग में डाल रही है इंस्टीट्यूट आपके, कि बोल रही कि कल को तुम ऑडिट के लिए जाओगे एनबीएफसी के, तो नॉर्मल प्रोविजन है, बट ध्यान रहे अकॉर्डिंग टू द एनबीएफसी टाइप देयर कैन बी व्हाट, एडिशनल प्रोविजन। उनमें से एक वैरायटी उन्होंने आपको पढ़ाई, और वो है कौन सा, लीजिंग। सो लीजिंग के लिए क्या पढ़ाया गया, प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर, वी आर देयर ऑन पेज नंबर 11, we are there on page number 11. सो जब आप पेज नंबर 11 पर आए तो कुछ ये चीजें दिख रही है आपको, कुछ दिखा नहीं, ये रहा, हाईलाइट द वर्ड एडिशनल प्रोविजन फॉर हायर परचेस एंड लीज्ड एसेट। बेटा एक इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा मैं इस प्रॉब्लम के बाद, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना। एडिशनल प्रोविजन फॉर हायर परचेस एंड लीज्ड एसेट, उसके लिए एडिशनल प्रोविजन करना, एक वैरायटी आपको समझाई जा रही है। उन्होंने कहा where higher charges or lease rentals are overdue up to 12 months, मतलब जो कितने समय से पेंडिंग है, पिछले 12 महीने से ओवरड्यू है, उसके लिए उन्होंने बोला नील, प्रोविजन रिक्वायरमेंट नील। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्क्रूड अप बिग टाइम एट सीए फाइनल लेवल। उन्होंने क्या बोला, 12 महीने तक, मतलब इंक्लूडिंग 12 महीना, 12 महीना होकर एक दिन हो गया तो प्रोविजन शुरू होता है, 12 महीने तक एडिशनल प्रोविजन इज नील, जो नॉर्मल करना है वो करो नील। फिर अगर 12 से 24 महीने, मतलब 12.1, 12 महीने के ऊपर एक दिन भी हुआ, उसके आगे 24 महीने तक 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। आई वुड लाइक टू रिपीट 1000 टाइम्स, इट इज नेट बुक वैल्यू, आई नेवर सेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू। मैंने कहा 10% ऑफ व्हाट, नेट बुक वैल्यू। कितना इंटरेस्ट है, कितना हायर चार्जेस है, कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू है, उसका 10% नहीं, 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। यू आर इंट्रोड्यूस विद अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर, नेट बुक वैल्यू। नेक्स्ट, व्हेन हायर चार्जेस और लीज रेंटल्स आर ओवरड्यू फॉर मोर देन 24 months बट अप टू 36, 24 से 36, अप टू 12, 12 to 24, 24 to 36, it is 40% of the net book value. फिर 36 से लेकर 48 months तक, it is how much, 70% of the net book value. And the last one, if it is greater than 48 months, my dear friend, it is 100% of the net book value. Can we revise it again? Up to 12 months, nil. 12 to 24, 10. 24 to 36, 40. 36 to 48, 70, and last में 100 of what, net book value। जो बच्चे अभी सुनने के लिए तैयार है ध्यान से सुनिए, बाद में मेरे ऊपर दोषारोपण मत करना। नेट बुक वैल्यू क्या होता है मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, अभी नहीं पढ़ा रहा, मतलब थ्योरी में है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, बट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक सिंपल टॉपिक। इसमें और भी कई सारी थ्योरीज है जिसके वजह से टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये टॉपिक पहले सीए फाइनल के ओल्ड सिलेबस में था, जहां से ये आपके इंटरमीडिएट में आया है। मेरे इसके सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। अगर आरटीपी में इसके अलावा कोई नई प्रॉब्लम आती है तब जाके हम उसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपकी पहले ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा देना भी पचाना मुश्किल है। सो मैं अगर तुमको ले जाऊंगा नेट बुक वैल्यू पर तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भटक जाएंगे। बट मेरा भरोसा मानिए, अगर आरटीपी में कोई भी नई चीज आती है तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी और वो लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बट मैं अभी के लिए वो देना नहीं चाहता, और मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने भी उसको नहीं देखना। थ्योरी काफी ज्यादा डेप्थ में है, बट उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स नहीं है आगे, ना मॉड्यूल में, ना आरटीपी में, ना एग्जाम में आई है।
तो जो लेवल आपका है उसी लेवल के बेसिस पर मैं आपको पढ़ा के आगे लेके जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने पढ़ा है वो 100% है, बट जैसे ही आरटीपी में कोई चेंज आया तुम्हारा बिना कहे वो यूट्यूब पर लोड हो जाएगा, आपको देखना है यूट्यूब से। अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट आया एनबीएफसी पर, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? क्योंकि अभी के लिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर नहीं डालना चाहता, बट मैंने आपके दिमाग में ये जरूर डाला कि जो मैं आपको बता रहा हूं 10%, 30%, 70%, ऑल दीज आर ऑफ व्हाट? Of net book value. It has got nothing to do with installment amount. Is that okay? So you all are requested to please come down to the question number 4th. Question number 4th. We are there on page number 16. We are there on page number 16. People's Financiers Limited is an NBFC providing hire purchase solution for acquiring consumer durables. मैंने बताया लीजिंग और हायर परचेस के लिए एडिशनल प्रोविजन होता है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. अब इसके अंदर इंटरेस्ट ओवर ड्यू बट रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट, पीरियड ओवर ड्यू और इंटरेस्ट अमाउंट दिया. अगर तुमने इस इंटरेस्ट के साथ कोई भी कांड किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा ये बच्चा पढ़ाई कर कर नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको क्लियर शब्दों में कहा था कि इंटरेस्ट अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, नेट बुक वैल्यू का करना है. तो अब जरा मुझे बताइए कितना है अप टू 12 मंथ्स? आवाज नहीं आ रहा है. नील. फॉर 24 मंथ्स 12 to 24 10. फॉर 30 मंथ्स मतलब कितना? 24 से 36 मंथ 40%. 40 है ना? और 36 टू लेकर 48 70, उसके आगे होता तो कितना? 100%. एक बार कैलकुलेट करके लो बुक वैल्यू का और मुझे बताओ कितना है. एडिशनल प्रोविजन 20123 इंटू नील 0 241 1280 into 40% कितना? 510 या 512 ना? और 647 का 70% 452.9. You can also assume 453. Can you please take the total? 1206. ये क्या एडिशनल प्रोविजन बनेगा क्या? नॉर्मल प्रोविजन जैसे बनना है वो बनेगा, बट नेट बुक वैल्यू पर आपको क्या करना है? प्रोविजन करना है इस तरीके से. आई वुड लाइक टू रिपीट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट पर प्रोविजन नहीं क्रिएट होगा. इट विल बी क्रिएटेड ऑन नेट बुक वैल्यू. और नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना मैंने आपको नहीं बताया. और मैंने कहा कि अगर ये आरटीपी में या और इसके आगे जो भी मटेरियल आया तो आपके बिना कहे वो अपलोड हो जाएगा. अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है. और आप देख लीजिए आपके इंस्टीट्यूट या सीए फाइनल के में कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करके लाया हूं, कहीं पर भी उसके ऊपर चर्चा नहीं की हमने. इज दैट ओके? और अगर वो कंप्लीट करना रहेगा तो सिलेबस बेटा किसी हालत में इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता. वी आर ऑन विच क्वेश्चन बेटा? 4th. सो 4th का प्रोविजन आपने ऑलरेडी निकाला है. कुछ गौरबोर है. ओके, हियर आर वी. एक बार चेक कर लो बेटा. ये देखो मैंने क्या क्या लिखा है. एडिशनल प्रोविजन वेर हायर चार्जेस आर ओवर ड्यू अप टू 12 मंथ्स, नील, कोई नहीं है. वेर हायर चार्जेस आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स बट अप टू 24 मंथ्स 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू. कितना आएगा? 241. चलो आप लिखना शुरू करिए अभी यहां से. बी क्विक. और ये हम आपको क्या सिखा रहे हैं अभी? एडिशनल प्रोविजन. तो आज आपने क्या क्या सीखा? पीए कैसे होता है, एनपीए कैसे क्लासिफाई होता है. उसके अंदर हमने ये वर्किंग देखी कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है. उसके बाद में हमने उसका प्रोविजन सीखा. प्रोविजन के भी दोनों टाइप्स देखे, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के लिए.
और उसके बाद में लास्ट एरिया में मैं अभी आपको बता रहा हूं कि एडिशनल प्रोविजन कैसे क्रिएट होता है ऑन लीजिंग और हायर परचेज कंपनी। ऐसे एडिशनल प्रोविजन और भी कंपनीज में क्रिएट होता है एनबीएफसी के। ये सिर्फ आपको एक स्टाइल बताई जा रही है कि प्रोविजन सिर्फ नॉर्मल नहीं होते, एडिशनल भी होते हैं। लिखते जाइए और सुनते जाइए साइमल्टेनियसली। चलो नेक्स्ट वाला आप ही कर लो। नेक्स्ट प्रोविजन आप ही करो, गेट इट डन फॉर योरसेल्फ। सी वाला पॉइंट कितना आएगा? कैन आई नॉट से 40% ऑफ द नेट बुक वैल्यू? So it would be 512. ससा किधर बैठा है? इंस्टाग्राम काफी अच्छा यूज करते हो आप। नहीं भाई, बोला इंस्टा अच्छा यूज करता है, क्लास में बैठे बैठे यूज कर रहा है। वेरी गुड बेटा। वेयर हायर चार्जेस or lease rentals are overdue for more than 36 months, but for how many? 48 months. 70% 452.90। हमने बेटा 453 लिया था इसको, तो राउंडिंग ऑफ हुआ है, दैट्स नॉट अ बिग डील। टोटल ले लीजिए और बताइए मुझे फिगर कितना है। टोटल कितनी आ रही है बेटा? 1205.9। 1205.9। ओके डियर रसगुल्ला, माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 2 इज एन एग्जाम क्वेश्चन। Those who have already done with this can go ahead with that. Question number 2 is an exam problem. Solve it in the textbook itself. All right, so we are here. And they're on page number 20. Question number 2 है। अच्छा, कंप्यूटर अप टू 12 मंथ्स, रेट बता दीजिए। नील। टेलीविजन 20 मंथ्स, मतलब 12 टू 24 के ब्रैकेट में आएगा ये 10। ये 24 टू 36 में आएगा कितना? 40%। और ये 36 टू 48 में आएगा 70%। और ये ग्रेटर देन 48 100%। विल यू बी एबल टू मेक द प्रोविजन? यस। कितना आ रहा है? 27। ओके, दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क, MCMR इधर ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 and 3 होमवर्क, MCMR 1 and question number 3 are homework. Now tomorrow we are left out with a very small concept which we will be discussing tomorrow, and then tomorrow we'll start with the balance of the AS. So get your AS book also tomorrow along with you. Is that okay? हाँ बेटा। क्यों? जरूरत नहीं है पर मुझे लूं क्यों? चलो प्यार से बाय बोलो पूरी क्लास। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदाफिज।